ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब, जिस तरह से खबर ये आ रही है कि लगातार वैक्सीन में प्रोग्रेस हो रही है, वैक्सीन अब बहुत दूर नहीं है, तो क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी वैक्सीनेशन आने वाला है, ये एक हमारे पास सूचना है सबके पास, लेकिन कब आएगा अभी इसको कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, उनके रिजल्ट आने हैं। हाँ, संभावनाएं हैं कि फरवरी में जनवरी में हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित ना हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है, इवन वैक्सीनेशन आने के बावजूद भी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की जब बात की जा रही है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन जो है किस फेज में दिया जाएगा, कितने लोगों को दिया जाएगा, क्या ये एक ही बार में दिया जाएगा या हमें बार बार लेना पड़ेगा? वैक्सीनेशन जो है, पहले हमें समझना होगा कि वैक्सीनेशन कहना बड़ा आसान है कि ये वैक्सीनेशन आ जाता है तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन बनाना एक अपने आप में एक बहुत बड़े मुश्किल काम है। पहले वैक्सीनेशन ढूंढना पड़ता है कि कौन सा वैक्सीनेशन हम बनाएं जो कि लोगों को फायदा करेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है कि उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाए, कैसे उसको लेबोरेटरी में बनाया जाए उस तादाद पर जिस तादाद में आज विश्व भर में चाहिए। मैं इंडिया की बात करूं तो आप सोचिए कितने करोड़ वैक्सीन हमको चाहिए उसको बनाना, फिर उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिसके हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, कोल्ड चेन का बनाना जी। उतनी कोल्ड चेन को मेंटेन करना ये मुश्किल काम है। फिर चौथा है उनको लगाना, उसके लिए जो हेल्थ केयर वर्कर चाहिए होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए मुझे खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये सब चीजों का बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। जब ये वैक्सीनेशन आ जाएगा तो सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जो कि प्रायोरिटीज में है, और प्रायोरिटी में कौन है? सबसे ज्यादा तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही एक्सपोज होते हैं, हर पेशेंट उनके पास आता है। सबसे पहला जो प्रायोरिटी पे रहेगा वो हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे। फिर दूसरे जो वल्नरेबल ग्रुप जिनको कहा जाता है, जिसमें आते हैं कि 60 से 65 साल से उम्र के ऊपर के बुजुर्ग लोग जिनको बीमारी जल्दी से हो सकती है, उनको प्रोटेक्ट करना है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं उनके लिए, तो इस तरीके, फिर बच्चों के लिए, फिर उसके बाद यंग लोगों के लिए। तो इस फेज में चलेगा, क्योंकि हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते। इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का इंतजार करें। ये नहीं कि फिर बिल्कुल लाइनें लगा के खड़े हो जाएं या लोगों को प्रेशर करना शुरू कर जाएं या बिना बात के कुछ हंगामा शुरू कर दें कि मुझे भी वैक्सीनेशन लगना चाहिए या किसी और को। तो हमें समझना होगा कि एक ही बारी में इतने करोड़ वैक्सीनेशन नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। हम बहुत ही बेसिक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं तो कितने दिनों बाद पता चलेगा कि हमें कोरोना हो गया है, अगर उस व्यक्ति को कोरोना होता है तो? कोरोना का ना, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोरोना ने मेरे शरीर के अंदर गया और कब उसके सिम्टम्स आने शुरू हुए। तो इसका देखा गया, सपोज मैं ही हूं और मेरे सामने कोई पेशेंट आता है जिसको कि कोरोना पॉजिटिव था और मुझे कोरोना के चांसेस हो सकते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कम है। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को कोरोना हो ही जाएगा, ये मेरी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, मेरे शरीर के अंदर कितनी अच्छी इम्यूनिटी है कि मैं उनको उस कीटाणु को मार देता हूं। लेकिन अमूमन देखा गया है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं 2 से 14 दिन तक लग सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है 14 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर सिम्टम्स आ जाएंगे यदि आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं। तो इसलिए हमने शुरुआत में कहते थे कि 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये 2 से 14 दिन तक वेरी कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये 2 से 14 दिन का जो पीरियड होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं और उसमें से कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बहुत सीवियर होंगे, बहुत खतरनाक होंगे? देखिए, 2 से 14 दिन के अंदर कोई लक्षण नहीं होंगे। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर यह है कि आपके अंदर वायरस अपना घर बना रहा है। उस दौरान कोई सिम्टम्स आपको नजर नहीं आएगा, फिर आपको धीरे धीरे सिम्टम्स नजर आएंगे।
और इंक्यूबेशन पीरियड की बात है। जैसे जो आज की तारीख में हमने देखा है, मेरे पास बहुत सारे केसेस आए जिसमें वो बोलते हैं कि हमें टेस्ट नहीं समझ में आ रहा, हमारे को स्मेल नहीं आ रही कुछ। ये एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम जो हम कह रहे हैं कि देखने में मिला है, जो कि और बीमारियों में नहीं मिलता। और ये हमने देखा है कि कहने को ये कोई सिम्टम नहीं होता, लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जितने पेशेंट मेरे पास आए हैं, खास तौर पे मैंने देखा है कि जो कहते हैं कि मुझे स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा, वो 80 to 90% लोग पॉजिटिव निकलते हैं। अमूमन क्या होगा, बुखार आएगा जो कि अन्य वायरल इलनेस से भी आ सकता है, हाथ पांव में दर्द होगा, खांसी होगी, गला खराब हो सकता है और मसल वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं या किसी की बीमारी और बढ़ती है तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा सा चलने पे उसका सांस फूलने लगेगा। फिर उसका असर, एक ये इन्फ्लुएंजा वायरस से इसलिए फर्क है कि ये फिर हमारी पूरी बॉडी पे अटैक करने लगता है। उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ के बाद उसके लीवर खराब होना सकता है, किडनी खराब हो सकती है, अनकॉन्शियस हो सकता है, ब्रेन पे असर हो सकता है, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, जिसमें मतलब आदमी को पता ही नहीं लग रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, हम लगातार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहते हैं, ये कितना सुरक्षित है और क्या इससे हाथ साफ करके हम भोजन खा सकते हैं? जहां तक संभव हो सके हमें साबुन और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई हमारे पास साधन नहीं हो सकता जिससे हम कीटाणु से दूर रह सकते हैं, चाहे वो कोरोना हो या कोई सा भी वायरस क्यों ना हो या कोई सा भी बैक्टीरिया क्यों ना हो। ये सबसे अच्छा प्रोटेक्शन क्या है, साबुन और पानी। और उसका ऑल्टरनेटिव है, जब आपके पास ना ये सुविधा हो तब आप अल्कोहल का सैनिटाइजर, जो 60 to 70% उसमें अल्कोहल होना जरूरी है। यदि एक अच्छी कंपनी का अल्कोहल होगा तो आपके हाथों से उड़ जाएगा। आप खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आपके पास अवसर है वहां पर कि आप हाथ साबुन पानी से धो सकते हैं तो वो धोइए। दूसरा एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि सैनिटाइजर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी प्री कंडीशन, यानी कि उसमें सबसे जरूरी है कि आपके हाथ दिखने में साफ नजर आने चाहिए। यदि हाथों में मिट्टी लगी हुई है, हाथों में ऑयल लगा हुआ है, हाथों में ग्रीस लगी हुई है, दिखने में हाथ गंदे लग रहे हैं, तो आपको सैनिटाइजर कोई लाभ नहीं देगा। तब तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, चाहे आपने सैनिटाइजर भी क्यों ना लगा लिया हो। सैनिटाइजर के लिए सबसे बड़ी प्री कंडीशन, जिससे कि उससे पहले है कि आपके हाथ दिखने में साफ नजर आने चाहिए। डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में विटामिन डी का बहुत रोल है, तो क्या विटामिन डी कोरोना से लड़ने में कोरोना के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए कारगर हो सकता है क्या? विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, इनका देखा गया कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इनका वायरल पे एंटी वायरल इफेक्ट होता है। इसलिए इन चीजों का आप सेवन करिए, जिन भी चीजों में ये चीजें होती हैं। लाइक आप फल खाएं, यदि आप डायबिटिक का पहले ध्यान रखें, आप नींबू पानी पीजिए, आप संतरा खाएं, मौसमी खाएं, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है। इस तरह ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आप, जिनमें जिंक और अदर मात्रा में होते हैं। तो आप अपनी आहार को अच्छा संतुलित बनाएं, उसको ध्यान करिए। मैं दूसरा कहूंगा, आप स्टीम इनहेलेशन करें, क्योंकि आप पूरे दिन भर में जाते हैं, रात को स्टीम इनहेलेशन करें। आप बीटाडीन गार्गल करें या गर्म पानी से अपने गार्गल करिए रोज। ये छोटी छोटी चीजें जो घरेलू चीजें हैं, जिनका हम देख सकते हैं कि इनका फायदा हो सकता है, जरूर करिए। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सूरज की किरणों का कितना रोल है? सूरज की किरणों का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। पहले हम देखते थे कि विटामिन डी की हमारे देश में लोगों को कमी नहीं होती थी। आप भी यदि ध्यान देखें, जो एजेड लोग हो गए हैं, वो 50-60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि पहले थोड़े सालों पहले हम लोग सभी लोग दोपहर में हम लोग छत पे बैठा करते थे और धूप का सेवन लिया करते थे। तो उस समय हमारे देश में विटामिन डी की कमी हमारे यहाँ नहीं होती थी। बाहर की कंट्रीज में होती थी, क्योंकि वहां पे सारा टाइम सूरज आता ही नहीं था और सर्दी इतनी होती थी कि वो बाहर निकल ही नहीं पाते थे। तो वहां पर विटामिन डी की कमी होती थी, इसलिए आज की तारीख में हमें उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है, दवाइयों के द्वारा उनको विटामिन डी देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.com।